ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़ार और रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के एक खुसूसी सेगमेंट के साथ आज हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं। हर दफ़ा की तरह आज भी हम एक बहुत ही अहम मौजू उठाने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के सरतान के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान के हवाले से अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान ख़वातीन में होने वाला बहुत ही आम कैंसर है, जिसकी शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है, चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हों या फिर तरक्की पजीर ममालिक। अब बात यह है कि इसके लिए हम डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आदात शुमार ये बताते हैं कि हर साल 21 लाख ख़वातीन को छाती का सरतान हो जाता है और पाकिस्तान में तकरीबन 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा लाहक है। ऑल्दो इसके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं और इवन पढ़ते भी हैं, इश्तिहारात भी आपको टीवी और रेडियो पर सुनाई देते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस हवाले से आगाही और शऊर नहीं है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत लेट डॉक्टर के पास जाता है और इससे मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जो कि बहुत ही एक सैड फैक्ट है। और हम चाहते हैं कि इस हवाले से हम आपको बताएं कि छाती का सरतान क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर ताहिरा हमीद, जो कि जर्नल ब्रेस्ट एंड कैंसर सर्जन है डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिरा, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और थैंक यू कि आप लोगों ने अपने शो में इनवाइट किया। आई फील ऑनर्ड कि मैं इधर हूँ और इस ख़ास मकसद के लिए जो कि ब्रेस्ट कैंसर की आगाही है और जो इलाज हम कर सकते हैं, जो कि जल्द तशख़ीस है और इसके बाद मुतल्लिका इलाज है, उसके लिए मैं जितना बता सकूँ ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर ताहिरा, जिस तरह की मैंने बात की कि अक्टूबर का महीना बहुत अहम है इस हवाले से, तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि छाती का सरतान क्या होता है और इसकी क्या अलामात होती हैं? देखिए, सरतान अगर हम आम तौर पे देखें तो ये लफ्ज़ निकला है किसी भी जगह, कोई भी उज़्व है जिस्म का, कोई खुलिया है, जब उसकी नशो-नुमा एक प्रोग्राम्ड नहीं होगी, अनप्रोग्राम हो जाएगी, खुद ब खुद वो आगे बढ़ता चला जाएगा, फैलते चला जाएगा, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता फैलते-फैलते सरतान बन जाता है। हुँ। और चूँकि एक आम तौर पे जो ख़वातीन हैं, जो सबसे ज़्यादा आम कैंसर है, उनमें छाती का कैंसर है। छाती के कैंसर की अलामात में से जो आम अलामात हैं, वो दर्द नहीं है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें दर्द महसूस हो रही है, वो छाती का कैंसर हो सकता है। लेकिन इसमें आप अगर मुआयना कर रहे हैं, तो आपको एक गिल्टी महसूस होगी या फिर हो सकता है कि छाती पे कोई सुर्खी महसूस हो, बगल में गिल्टियाँ महसूस हों या फिर हो सकता है कि पानी या खून या कोई चीज़ ऐसी डिस्चार्ज महसूस हो रहा है आपको या फिर ऐसे लग रहा है कि छाती में गड्ढे से बन रहे हैं। तो ये सब की सब अलामात छाती के कैंसर की हो सकती हैं। ठीक है डॉक्टर ताहिरा, ये किस उम्र की बीमारी है? क्या ये जवान उम्र ख़वातीन में होता है या उधेड़ उम्र ख़ातून में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है? थोड़ा-सा ये बताइएगा हमें। आम तौर पर छाती का कैंसर जो कि पहले सोचा जाता था कि 40 साल की उम्र के बाद कि 80% से ज़्यादा ख़वातीन होती हैं जिसमें चांसेस होता है कि इनको छाती का कैंसर उनकी लाइफ टाइम में हो सकता है। उसके बाद 50 साल की उम्र में ये कैंसर जो है 4% से 5% ख़वातीन में हो सकता है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ कुछ जीनियाती तब्दीलियाँ, माहौल हमारा, ये सब के सब फ़र्क और तब्दीलियों की वजह से छाती का कैंसर अब नौजवान ख़वातीन में भी उधेड़ उम्र की ख़वातीन के बराबर ही महसूस किया जा रहा है, बल्कि शरह ज़्यादा महसूस की जा रही है। हुँ। तो क्या ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसमें जेनेटिक्स का रोल है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से ये इस कदर आम होता जा रहा है? क्या वजह है? क्या हमारी डाइट ठीक नहीं है या फिर हम लोग स्ट्रेस्ड बहुत हैं ख़वातीन? बदकिस्मती से पाकिस्तान बल्कि एशिया एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है जहाँ छाती का कैंसर बाकी ममालिक से, मगरबी ममालिक से ज़्यादा डायग्नोज होने लग गया
और बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे जनूबी एशिया में पाकिस्तान में कैंसर की शरह सबसे ज़्यादा है। हम्म। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका किरदार हो सकता है, जिसमें से जीनियाती भी है किरदार लेकिन कम है। अच्छा। हो सकता है कि जीनियाती किरदार हो सकता है कि हमारी माहौल की तब्दीलियाँ, हमारी डाइट, हमारी जो लेट नाइट वर्किंग अब ख़वातीन जो हैं वो देर तक रात तक काम करती हैं। इसके अलावा हमारा वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल जिसमें देर से शादी करना, बच्चे कम पैदा होना और हमारी मेनोपॉज़ चूँकि हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है कि हमारी जो माहवारी है वो देर से रुकती है या जो जल्दी शुरू हो रही है। ये सब के सारे फैक्टर्स जो हैं, स्मोकिंग इसमें से एक फैक्टर है। ये सारे के सारे इन सब चीज़ों का अमल दखल है कि छाती का कैंसर इनकी वजह से हो सकता है। अब एक से ज़्यादा फैक्टर जब भी मौजूद होगा तो होता ये है कि सब के सब मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं और छाती की कैंसर की जो शरह है वो आम आवाम से ज़्यादा आम जो हुआ करती थी वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक। अच्छा, हम बात करें ख़वातीन की, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा आप ये भी बता दें कि क्या ये सिर्फ़ ख़वातीन का ही कैंसर है या मर्दों में भी इसकी कुछ शरह पाई जाती है? छाती का कैंसर चूँकि फीमेल इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मर्दों में नहीं होता। हुँ। 100 में से अगर 9 ख़वातीन हैं जिनको छाती का कैंसर पाकिस्तान में हो रहा है तो एक मर्द को भी हो सकता है। तो मर्दों को भी इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि अगर उनको कोई 50 या 60 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र, किसी भी उम्र में उनको कोई गिल्टी ऐसी महसूस हो रही है जो कि आम गिल्टियों से हटकर है, कोई सुर्खी मौजूद है या कुछ हुँ। ऐसा है जो कि तशवीशनाक महसूस हो रहा है, तो फ़ौरन मौलिज को दिखाएँ, चाहे वो फ़िज़िशियन हो, डॉक्टर हो लोकल एरिया का या सर्जन हो, तो ये ज़रूर दिखाएँ। ठीक है, आपने कहा कि डॉक्टर को दिखाएँ, सर्जन को दिखाएँ। मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट पे ज़रा हम स्ट्रेस करें कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं, पहली तो बात ये है कि अगर उनको छाती में कोई गिल्टी वग़ैरह महसूस होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। यूजुअली ख़वातीन जो हैं, वो घर में इस बात को छुपाती हैं, इसको एक टैबू समझा जाता है। अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में जिस तरह की मैंने बात की कि कुछ इलाके ऐसे हैं, जहाँ पर अभी भी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर ख़वातीन को अगर कुछ महसूस भी होता है तो वो इस प्रोसेस को डिले किए जाती हैं, अपने बाप से, अपने शौहर से, अपने भाई से इसका ज़िक्र नहीं करती। तो पहले तो ये बताइएगा कि किस कदर ज़रूरी है कि अगर कोई अलामत आ रही हो तो वो इसके बारे में बात करें? दूसरा, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या सर्जन इज़ द राइट डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट जो कि औरतों की डॉक्टर होती है उसके पास जाना चाहिए? देखिए कि पसमानदगी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान में कैंसर बहुत देर से पता चलता है। हुँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस किसी भी सतह पर एक खातून मौजूद है, अव्वल तो अब इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शौहर के साथ आपकी इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए, इतना आपके साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए कि अगर कोई गैर मामूली गिल्टी महसूस की है तो ज़रूर बताएँ। हुँ। अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, तो इस वक़्त बहुत सारे एलएचबीज़ और बहुत सारी लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं जो कि मौजूद होती हैं। हुँ। सबसे पहले आप उनको मुआयना करवाएँ। अगर उनको ऐसे लगे कि ये चीज़ ऐसी है जो किसी बड़े सेटअप में दिखानी चाहिए या बड़े शहर में जाकर दिखानी चाहिए, तो वो डॉक्टर के पास जाएँ। अब छाती का कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अनफॉर्चुनेटली हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना है कि गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है जो कि औरतों की डॉक्टर है। तो गायनेकोलॉजिस्ट बेशक ये औरतों की डॉक्टर हैं और बहुत अहम काम कर रही हैं। हमारी ज़िंदगी में उनका कोई बिलाशुबा बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन जो छाती और इसके मसाइल हैं वो सारे के सारे सर्जन देखते हैं। तो अगर एक दफ़ा एक ऐसी गिल्टी है जो कि एक डॉक्टर ने कह दिया है कि ये तशवीशनाक लग रही है या इसको मज़ीद टेस्टों की ज़रूरत है, तो आप अपने इलाके में जाकर किसी सर्जन को दिखाएँ। अगर आप मेल सर्जन से रिलक्टेंट हैं तो इस वक़्त हमारी पाकिस्तान में फीमेल सर्जन्स हर शहर में मौजूद हैं, हर जगह हुँ। मौजूद हैं और आराम से एक औरत को मुआयना करवा सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर तायरा, क्या ये भी मुमकिन है कि खुद ही अपना मुआयना कर लिया जाए? और आप थोड़ा-सा बताएँगी कि किस तरह से मुआयना किया जा सकता है? अपने आप को खुद एग्ज़ामिन किस तरह से कर सकती हैं ख़वातीन? स्पेशली जो यंग ग्रोइंग बच्चियाँ जो हमारी हैं, क्या उनको खुद अपना मुआयना करना चाहिए या अपनी माँ से करवाना चाहिए? और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा आप तरीका भी बता दें कि किस तरह से ये मुआयना किया जाना चाहिए? देखिए कि एक जो सबसे पहले ब्रेस्ट अगर
अवेयरनेस की बात की जाए, कैंसर की आगाही की बात की जाए, तो आपकी छाती, आपका जिस्म, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या सही आपके लिए है, क्या गलत है। हुँ, अगर हम ये बिल्कुल एक सर्कल है, जो अगर हम एक गोल दायरे को खींचें, तो बिल्कुल छाती भी एक इस तरह एक गोल दायरे की मानंद है, जिसको हम 4 हिस्सों में कर देते हैं। अगर आप सेंटर से लें, आपके बाहर के अतराफ में 2 हिस्से हैं, 2 अंदर के हिस्से हैं और आपके बगल का मुआयना। तो ये 5 जगह बन जाती हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से मुआयना करना है। हुँ, अब ज़रूरी नहीं है कि एक बच्ची छोटी है तो वो अपनी माँ को दिखाए, या अगर वो समझती है कि माँ को दिखाने वाली कोई चीज़ है तो ज़रूर दिखाए। लेकिन हर औरत या बच्ची अपना मुआयना खुद कर सकती है। अब उसने क्या करना है कि उस दायरे के चारों अतराफ में अच्छे तरीके से अपनी उँगलियों से दबाकर, महसूस करके चारों अतराफ में उसने अच्छे तरीके से देखना है कि क्या कोई कोई ऐसी गिल्टी महसूस हो रही है, हुँ, या बगल में महसूस करना है अपनी उँगलियों से दबाकर कि कोई ऐसी गिल्टी महसूस हो रही है जो कि पहले नहीं थी। या फिर ऐसी कोई मवाद ख़ारिज तो नहीं हो रहा जो कि तवज्जो तलब है या उसमें खून है। तो ये हर औरत कर सकती है, घर पे करे, ये सबसे अच्छी बात है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक टर्म है जो कि आम तौर पे मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर महीने हर औरत अपने घर पे कर सकती है। हुँ। ठीक है, आपने कहा कि हर महीने ये कर सकती हैं, तो क्या हर महीने करना चाहिए और किस उम्र से ये एग्ज़ामिनेशन शुरू कर देना चाहिए? चूँकि अब छाती का कैंसर 12, 13, 14 साल की उम्र में भी हो रहा है, हुँ, 19 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, और एक औरत है अगर उसकी वालदा को 30 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो उसे 10 साल पहले ही अपना मुआयना उसको इस तरह सिखाना है कि वो अपना मुआयना खुद करे। ठीक। और सबसे बेहतर ये है हर महीने, क्योंकि वो हर महीने एक अच्छी चीज़ है कि मंथली अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो कोई भी छोटी-सी भी मामूली सी चीज़ भी तब्दीली होगी, वो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगी। बजाय ये कि आप 5 महीने बाद देखें, 6 महीने बाद या साल बाद, जब चीज़ें थोड़ा-सा आगे चली जाती हैं, एडवांस हो जाती हैं, तो एक अच्छे बरवक़्त इलाज के लिए ज़रूरी है कि आप माहाना खुद ही मुआयना करें। ठीक है। डॉक्टर ताहिरा, हाथ का कौन-सा हिस्सा इस्तेमाल करना चाहिए ये मुआयना करते वक़्त? देखिए कि हमारे जो सबसे ज़्यादा हाथों का सेंसिटिव है, वो हमारी उँगलियों के पोरे हैं। हुँ, हमने अपनी उँगलियाँ जो हैं, उनकी पोरों से अच्छे तरीके से दबा के महसूस करना है। ठीक। तो हम कभी भी अगर अपनी हथेली से कर रहे हैं या फिर हम पूरा हाथ रख रहे हैं, तो उन्हें हमें नहीं पता चलेगा। तो जो सबसे नाज़ुक हिस्सा जो कि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से बता सकता है, वो आपकी उँगलियों के पोरे हैं। हुँ, ठीक है, उँगलियों की पोरों से आपने कहा कि हमें मुआयना करना चाहिए। तो ये भी बताइएगा कि क्या दोनों छातियों में भी कोई फ़र्क हो सकता है? और अगर हम अपना मुआयना खुद करेंगे तो आपने कहा कि हमें पता चल जाएगा कि पिछले महीने ये चेंजेज़ नहीं थी, इस महीने ये चेंजेज़ हैं? बिल्कुल, कुछ कुदरती तौर पर, जैसे हमारा एक हाथ दूसरे हाथ से, हालाँकि दोनों हाथ हैं, दोनों एक जैसे हैं, 5 उँगलियाँ हैं। इसी तरह हो सकता है कि एक छाती जो इसकी नॉर्मल शेप है, साइज़ है, हुँ, दूसरी छाती उससे डिफ़रेंट हो। आम तौर पे दाएँ और बाएँ छाती में साइज़ का फ़र्क हो जाता है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हों जो कि नॉर्मल हो। अगर वो तब्दीली आए तो उसको एबनॉर्मल समझा जाएगा, लेकिन आप चूँकि अपनी छाती की नॉर्मल कॉन्टूर जानते हैं, शेप जानते हैं, उसका साइज़ जानते हैं, तो छोटी-मोटी तब्दीलियाँ नॉर्मल हो सकती हैं। हुँ। ठीक। अच्छा, हमने कहा कि मुआयना जो है वो बहुत अहम है और छाती का भी होना चाहिए और आपने कहा कि बगल में भी ये गिल्टियाँ हो सकती हैं या चेंजेज़ हो सकती हैं। तो क्या जो स्किन है आपकी छाती की, उस पर भी बाज़ औक़ात कोई ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जो कि कैंसर की तरफ कोई इशारा हो सकती है? अगर हम छाती के कैंसर को स्टेज देखें, तो हर कोई भी कैंसर हो उसकी, या सरतान जिसे कहा जाता है, 4 स्टेज होती हैं। हुँ, पहली और दूसरी स्टेज का मतलब होता है कि वो कैंसर या सरतान उस पे या उसी जगह पे मौजूद है जहाँ से वो शुरू हुआ है। तीसरी स्टेज में वो थोड़ा-सा फैल चुका होता है उसी जगह पर, और चौथी स्टेज में वो पूरे जिस्म में फैल जाता है। किसी भी किस्म का कोई भी कैंसर या सरतान आम तौर पे 4 स्टेजेस में होता है। पहली 2 इब्तिदाई मराहिल में होते हैं, हुँ, जबकि तीसरा थोड़ा फैल चुका होता है और चौथे में पूरे जिस्म में फैल जाता है, जिसे आम तौर पे नाकाबिले इलाज कहा जाता है। पहली 3 जो स्टेजेस हैं, वो उसमें कैंसर काबिले इलाज होता है। अच्छा। इब्तिदाई स्टेज में जब छाती का कैंसर होता है, तो उसमें हो सकता है कि जल्द में कोई तब्दीली महसूस ना हो और गिल्टी आपकी छाती के अंदर ही हो। जबकि तीसरी स्टेज या फिर ऐसी स्टेज जिसमें
अब आगे जा चुका है, उसमें हो सकता है कि आपकी छाती की जल्द ऊपर और नीचे पट्टे भी इन्वॉल्व हो चुके हों। हुँ, तो हो सकता है कि जिस तरह किन्नू की जल्द होती है उस तरह हो जाए, हो सकता है कि सुर्खी हो सकता है कि कोई पानी या खून आ रहा हो, हुँ। किसी किस्म का अल्सर बन सकता है और इसी तरह बगल में आपको गिल्टियाँ महसूस हो सकती हैं। तो ये लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसका मतलब ये है कि छाती का कैंसर कुछ फैल चुका है। ठीक। यानी अगर कोई भी तब्दीली रूनुमा हो रही है, तो बेहतर यही है कि डॉक्टर के पास जाया जाए, अपना मुआयना करवाया जाए और मेक श्योर करवा लिया जाए कि ये कोई ख़तरे की बात नहीं है। तो डॉक्टर ताहिरा कौन-कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें और कौन से टेस्ट हैं जो कि करवा के हम इस फ़िक्र से आज़ाद हो सकते हैं कि हमें खुदा न ख़ास्ता छाती का सरतान तो नहीं हो रहा? ये एक इंतहाई अहम सवाल है जिसके लिए हम अपनी मेडिकल की ज़बान में इसको ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी तब्दीली रूनमा हो रही है तो इसके लिए जब आप आएँगे तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो छाती का हम मुआयना करेंगे। हुँ, मुआयने के बाद अगर हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो हम मैमोग्राम जो कि एक छाती का एक्स-रे है या फिर अल्ट्रासाउंड जवान ख़वातीन में करते हैं। इसके बाद अगर हम कोई ऐसी तशवीशनाक चीज़ लग रही है जो कि हमें लग रहा है कि कैंसर है, तो हम उसका ट्रूकट बायोप्सी या फिर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करेंगे जो कि एक इन्वेसिव टेस्ट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हम बर वक़्त इलाज करा सकें, उसमें एक तरीका ये है कि जो ही एक औरत 40 साल की उम्र की हो गई है, जो कि ब्रिटिश गाइडलाइंस है या अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक 45 साल की उम्र की हो गई है, तो उसको हर साल 1 महीने कोई ऐसा रख लेना चाहिए जिसमें उसने जाके मैमोग्राफी करानी है। हुँ, हाँ, अगर एक औरत है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और उसकी वालदा को एक जल्दी उम्र में कैंसर हुआ है, तो उसको उसकी वालदा की उम्र से 10 साल कबल ही ये टेस्ट करवा लेने हैं। उसमें या तो मैमोग्राम है या अल्ट्रासाउंड है। इनसे हमें छाती के कैंसर की जल्द तशख़ीस हो सकती है। अच्छा। और डॉक्टर साहिबा ये टेस्ट कहाँ-कहाँ पर अवेलेबल हैं? जिन स्क्रीनिंग टेस्ट की आपने बात की कि मैमो है, अल्ट्रासाउंड है और क्या अक्टूबर के महीने में कोई स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाते हैं या फिर ये टेस्ट हमारे मुल्क में फ्री होते हैं? इनके लिए कितना पे करना पड़ता है? थोड़ा-सा बताइएगा। देखिए कि अब छाती की कैंसर की जिस कदर आगाही बढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान में जिस कदर तेज़ी से कैंसर की आगाही फैल रही है, एक अच्छी चीज़ है। और हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्क्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, इस महीने में जो अक्टूबर का मंथ है, इसमें बहुत अच्छी खासी डिस्काउंट्स लगती हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ बड़े सेटअप्स में फ्री आपका मैमोग्राम हो जाता है। तो पिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ में ऑलमोस्ट हर सेटअप में अगर आप जाएँ, बहुत सारे जो प्राइवेट सेटअप्स हैं या सरकारी अस्पताल हैं, तो उन सब में मैमोग्राम की सहूलत मौजूद है और ये आप बहुत आसानी से करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा आपने बात की कि सुई वाला टेस्ट जिसको आपने बायोप्सी कहा कि डिफरेंट तरीके की होती है तो अब बहुत सारी ख़वातीन इस सुई वाले टेस्ट से बहुत ज़्यादा घबराती हैं क्योंकि इस मुतालिक कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुमने सुई वाला टेस्ट करवा लिया तो कैंसर जो है वो फैल जाएगा तो क्या वाकई ऐसा है कि ये टेस्ट जो है कैंसर को फैलने में मदद देता है? हाँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एतक़ाद रखा जाता है कि अगर आपने किसी जगह पे लोहा लगा लिया तो उससे कैंसर फैल जाएगा। हालाँकि ऐसा नहीं है, किसी भी बीमारी की अगर तशख़ीस करनी पड़ेगी तो हमें उसकी टिश्यू डायग्नोसिस ज़रूरी चाहिए होती है। तो ये सुई वाला टेस्ट इस तरह से किया जाता है कि हम उस कैंसर का जो जगह है उससे दूर रखकर टेस्ट करते हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कैंसर फैल सकता है, बल्कि इससे जल्द तशख़ीस होती है और जल्द इलाज मुमकिन हो जाता है। यानी कि ये बड़ा ही एक सादा सा टेस्ट है और इसके कोई नुकसानात नहीं हैं और बस लोगों ने ये बातें फैलाई हुई हैं और यही वजह है कि हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं ताकि आवाम में इस हवाले से शऊर क्रिएट किया जा सके। डॉक्टर साहिबा छाती के सरतान की आपने बात की कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं 1 2 3 एंड 4 की आपने बात की तो वो कौन सी स्टेज है जिस पे जान को बचाया जा सकता है और कौन सी स्टेज है जिस पर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती हैं? और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी ख़वातीन इस मसले को छुपाती हैं जिसकी वजह से अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो आप ये बताइएगा कि किस कदर ज़रूरी है कि अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस किया जाए ताकि मरीज़ की जान बचाई जा सके? स्टेज 1 और 2 किसी भी कैंसर की, अगर आप छाती के कैंसर के अलावा बाकी भी देखें, तो उसमें कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जैसे आप कोई भी आम मर्ज़ ले लें, हुँ, जिसमें हम
तशख़ीस करके उसका मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। सही। स्टेज 3 जब कोई भी बीमारी हो, कोई भी कैंसर हो, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा-सा एडवांस कर गया है, थोड़ा-सा आगे चला गया है, जिसके लिए आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको पहले टीके शो आएँ, जो कि कैंसर के इलाज में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो करवाना पड़े और फिर उसके बाद करें। अब लोग समझते हैं कि अगर जल्द इन्वॉल्व हो गई है या कैंसर फैल गया है थोड़ा-सा जल्द पर, तो इसका मतलब है कि कैंसर काबिल इलाज नहीं रहा। हुँ। हालाँकि ऐसा नहीं है, स्टेज 3 भी क्या काबिल इलाज है। अगर मज़ीद फैल जाएगा, स्टेज 4 है जिसके अंदर आपकी हड्डियों के अंदर जा सकता है, फेफड़े के अंदर जा सकता है, आपके जिगर के अंदर जा सकता है, तो ऐसा कैंसर नाकाबिले इलाज हो जाता है। ठीक। तो उसमें ये है कि हम मरीज़ को जितने भी ज़िंदगी के दिन हैं, वो हम अच्छा गुज़ारने के लिए ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि वो सुकून से रह सके। दूसरी चीज़ जो कैंसर में बहुत अहम है, जिस एस्पेक्ट को हम देखते नहीं हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है। हुँ। कि मरीज़ की ज़िंदगी कितनी अच्छी गुज़रेगी, वो कैसे रहेगा। तो आप अगर स्टेज 1 और 2 में किसी भी चीज़ को डायग्नोज़ करते हैं, उसकी तशख़ीस हो जाती है और फिर उसका ऑपरेशन होता है और उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगती है, तो उस मरीज़ का क्वालिटी ऑफ लाइफ़ और उसके डिज़ीज़ फ्री सर्वाइवल, यानी कि कैंसर के बगैर उसकी ज़िंदगी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हुँ। अगर आप स्टेज 1 और 2 छाती के कैंसर में आएँगे, तो चांसेस यही हैं कि अगले 5 साल तक वो 90% मरीज़ बिल्कुल ठीक रहेंगे और उनको छाती का कैंसर नहीं होगा। इसी तरह अगर स्टेज 3 है, हमने कामयाब इलाज कर लिया है, मुकम्मल इलाज हो चुका है, तो हो सकता है कि अगले 5 साल में 100 में से 70 ख़वातीन हैं जिनको दोबारा ना हो। हुँ। लेकिन अब स्टेज 4 एक ऐसी मरहला आ चुका होता है कि जब बीमारी को हम तशख़ीस कर भी लें, तो उसका इलाज मुमकिन नहीं रहता। अच्छा डॉक्टर साहिबा हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं मस्टेक्टमी। तो मस्टेक्टमी क्या है, लम्पेक्टमी क्या है और रेडियो और कीमो किस स्टेज पर इस्तेमाल की जाती है? कैंसर की ट्रीटमेंट में सर्जरी का बहुत अहम रोल है। साथ ही सर्जरी, अगर कैंसर को ओवरऑल देखा जाए, तो कैंसर इज़ नॉट अ वन मैन ट्रीटमेंट। इसमें आपको मुख्तलिफ शोबों के साथ चलना पड़ेगा, जिसके अंदर रेडियोलॉजी है, जो कि हमें मेमो करके देगी, जिसके अंदर पैथोलॉजी है, जो कि हमें डायग्नोसिस देगी हमारे सुई वाले टेस्ट की, जिसको ट्रूकट बायोप्सी कहा, जिसके अंदर सर्जन है, जिसके अंदर एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करते हैं, जिसको आम तौर पे टीके और शुआएँ कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो स्टेज 1 और 2 अगर हमने ऑपरेशन कर दिया है, सर्जरी कर दी है, तो उस सर्जरी में भी एक एडवांटेज पेशेंट को ये होगा कि हम उसमें, अगर स्टेज 1 है, वो 2 सेंटीमीटर से कम है, तो हम उसी जगह को ऑपरेशन करेंगे जिसको लम्पेक्टमी कहते हैं, ठीक। या जिसको आम तौर पे आप वाइड लोकल एक्सिजन कहते हैं, कि हम पूरी छाती नहीं निकालेंगे। जबकि स्टेज 3 या 2 में है, तो हो सकता है कि हमें पूरी की पूरी छाती निकालनी पड़ जाए, जिसको मेस्टेक्टमी कहते हैं। तो ख़वातीन जो आम तौर पे छाती के कैंसर के लिए आती नहीं हैं, वो ये सोचती हैं कि हमारी छाती चली जाएगी, क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एम्पुटेशन। आप अगर किसी की टाँग काटने के लिए कहेंगे जिसको शुगर है, तो वो टाँग नहीं कटवाता। हुँ, इसी ऐसा तरह है। अगर एक औरत को आप कहेंगे कि छाती निकाल दें, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसका एक नफ़सियाती असर है। औरत सोचती है कि मेरी ज़िंदगी पे असर, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? तो अब यहाँ फ़ायदा होता है कि जब हम जल्द तशख़ीस करेंगे, तो उस जल्द तशख़ीस से हम अपनी ब्रेस्ट को बचा सकते हैं, जिसको ब्रेस्ट कंज़र्वेशन सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम लम्पेक्टमी या वाइड लोकल एक्सिजन कहते हैं। हुँ। दूसरा आपका जो सवाल था, जिसमें आपने रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कही, तो अगर देखें कि सर्जरी की जा रही है, तो वो 50% इलाज है। जो 50% इलाज है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट करेगा। अगर आपने मुझसे सर्जरी करवा ली है, मैंने एक कामयाब ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अब आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे, तो आपका हो सकता है कि 2 साल बाद दोबारा कैंसर हो जाए। तो अब कैंसर सिर्फ़ और सिर्फ़ उस जगह पे नहीं होता, बल्कि उसके छोटे-छोटे खुलिये हो सकता है कि फैले हों, जो कि हमें पता ना हो। तो हुँ। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एक ज़रूरी स्टेप है, जो कि आम तौर पे ऑपरेशन के बाद मरीज़ समझते हैं कि मुकम्मल इलाज है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट को जाना है और दिखाना है। डॉक्टर साहिबा एक ट्रेंड था पहले कि माएँ अपने बच्चों को खुद दूध पिलाती थीं। अब अगर वेस्ट की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमसे ले ली हैं, वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग पर बहुत काम हो रहा है। इवन जो वर्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रूम्स बनाए जाते हैं ताकि ख़वातीन कंफर्टेबली अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में या इर्द-गिर्द का जो हमारा इलाका है या खित्ते हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग कम होती जा रही है। तो आप ये बताइएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से छाती के सरतान से औरतों को बचा सकती है?
ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत अहम चीज़ है जिसको अनफॉर्चुनेटली हमने, जो कि कल्चरल नॉर्म थी, जो कि समझा जाता था कि एक औरत का बहुत फ़र्ज़ है बच्चे के लिए, हमने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते चले गए। तो जब एक प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद अब आप जब अपना दूध पिलाती है एक माँ अपने बच्चे को, तो उसमें कुछ अरसे के लिए हार्मोनल इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम्म। तो जो दूध पिलाना और प्रेग्नेंट होना, ये दो प्रोटेक्टिव रोल्स हैं। हम ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी से हमारी फिगर शायद ख़राब होगी, या फिर हम वर्किंग लेडी हैं, या हमारे सोशो इकोनॉमिक बर्डन है। तो आपकी प्रेगनेंसी और आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग है, दोनों का प्रोटेक्टिव रोल है। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर ताहिरा कि ब्रेस्ट फीडिंग आपने कहा कि प्रोटेक्टिव है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता एक औरत जो कि हमल से है उसमें छाती का सरतान डायग्नोज हो जाता है, तो फिर क्या किया जाता है? क्या बच्चे को बचाया जाता है या माँ की ट्रीटमेंट को डिले किया जाता है? क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उस केस में? छाती का कैंसर अगर तशखीस प्रेगनेंसी में किया जाए, तो इसकी प्रेगनेंसी के 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड। हम्म। अब अगर पहले 3 माह के अंदर छाती का कैंसर तशखीस हो गया है, तो अब दिस इज़ अ मेडिको लीगल थिंग। अब हम एक तरफ हम बच्चे को देखेंगे, एक तरफ हम बहुत सारी हमारी सोसाइटी में टैबूज़ हैं और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि बच्चे की ज़िंदगी कत्ल, ऐसा नहीं है। हम्म। अब आपके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक माँ है जिसका छाती का कैंसर इस वक्त इस तरह की स्टेज पे है कि जिस तरह किसी चीज़ को आप आग लगी और उसको ऑयल दें, तो इस तेज़ी से छाती का कैंसर प्रेगनेंसी में फैलता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो डायग्नोज हुआ है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट यही है कि आप मेडिको लीगल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का करें और अपना ट्रीटमेंट करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पास बिल्कुल ऑप्शंस हैं, लेकिन आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं ऑप्ट कर सकते। आपको प्रेगनेंसी को कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मेस्टेक्टमी करानी पड़ेगी, और जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद आपको प्रॉपर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ प्रोसीड करना है। लेकिन अगर कोई औरत चाहती है कि उसकी छाती बचे और उससे पहले उसको टीके लग सकें और शुआएं, तो इस केस पे हमें टर्मिनेशन करनी पड़ेगी। तो इस तौर पे हमें एज पाकिस्तानी और वेस्टर्न ईस्टर्न ख़वातीन के तौर पे ये सोच लेना चाहिए कि जब सेहत की बात है और प्रॉपर इलाज की बात है, तो इस सूरत हाल में हमें अगर हमारे हमारे बच्चे की जान भी जाती है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक दफ़ा इलाज हो जाएगा, तो आप दोबारा कंसीव कर सकते हैं और आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ पे भी असर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि माँ की जो सेहत है, माँ की ज़िंदगी है, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि माँ अगर होगी तो माँ से ही और ख़ानदान जो है वो फलेगा और फूलेगा। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, और हम ये देखते हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी चलते हैं, और ये पिंक रिबन भी लगाया जाता है। तो क्या ये काफ़ी है जो कोशिश हम कर रहे हैं? इस हवाले से मज़ीद क्या किया जा सकता है? एक ऐसी जगह जहाँ पसमानदगी है, इलिटरेसी है, जहाँ पहले शऊर नहीं था, तो हम बहुत छोटे-छोटे कदम उठा रहे हैं ताकि हमारे लोगों को पता चल सके कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे तवज्जो देनी है। इब्तिदाई तौर पे जो हमने किया है वो एक बहुत अच्छा स्टेप शुरू किया कि हमने पिंक रिबन, जो अक्टूबर का मंथ है, उसको एक पिंक रिबन कैंपेन से स्टार्ट किया। हमने औरतों में जा के आगाही की। तो ये एक बहुत बड़ी एज अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ कि अचीवमेंट है। हमारे रेडियोज़ पर, हमारे टीवीज़ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे और कैंसर्स हैं जिसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, मुख्तलिफ रिबन्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ मंथ्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक पहला कदम है, जिसके बाद हमने मज़ीद जितने भी कैंसर फैल रहे हैं, उनको आगे फैलने से रोकना, उनकी जल्द तशखीस के लिए, तो हमने एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाना है और हमने इसको आगे लेके चलना है। डॉक्टर ताहिरा, कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगी अवाम को रेडियो पाकिस्तान के हवाले से? बिल्कुल, मैं अपनी ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जैसे कि पहले हुआ करता था कि औरत शर्मा कर, या फिर औरत समझती थी कि मैं किसी मर्द को दिखाना नहीं चाहती, तो इस वक्त हम ख़वातीन फीमेल सर्जन मौजूद हैं। तकरीबन हर अस्पताल में एक लेडी सर्जन होती है जिसको आप बड़े आराम से दिखा सकते हैं। अगर आपके इलाके में लेडी सर्जन नहीं भी है, तो दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत वैलिड चीज़ है कि आप मेल सर्जन को भी बवक्त ज़रूरत दिखा सकते हैं। हम्म। दूसरी चीज़, अक्टूबर का महीना आ चुका है, तो ख़वातीन जो 40 साल की उम्र से ऊपर हो चुकी हैं,
वो जाएँ और जाकर अपना मैमोग्राम कराएँ। हो सकता है कि उस मैमोग्राम में कुछ ऐसा पता चल सके जिससे जल्द तशख़ीस हो सके और जल्द इलाज हो सके और ऐसा इलाज हो जिससे आपकी छाती बच सके और आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से आप गुज़ार सकें। तो आप आएँ और हर औरत आके मैमोग्राम कराए और अपना फ्री मुआयना करवाए, जो कि अक्टूबर के महीने में तकरीबन हर सेटअप में होता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर तायरा फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया कि आपने इस कदर मुफीद गुफ्तगू की और हमारी आवाम को इस हवाले से एजुकेट किया। जी नाज़रीन और सामईन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है कि छाती का सरतान जो है वो ईज़िली ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मुआयना खुद करें और अगर आपको कोई अलामात दिखाई दे रही हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि आपका ये जो कदम है ये आपकी ज़िंदगी बचाने में अहम संगे मील साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। इस प्रोग्राम में हमारे प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान साहब, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे गुलाम मुश्तबा मेमन साहब और मैं आपकी प्रेजेंटर डॉक्टर शुमाइला गफ्फार। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।